हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये बैंक का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ और वीडियो देखनी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। व्हाट डू मीन बाय नेशनलाइजेशन। तो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन आपको पता ही है कि पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि 1947 से स्टार्ट करते हैं जरा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ था। तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को बहुत इफेक्ट हुआ। तो एवरेज कैपिटल जो थी बैंक की 1947 से 1955 में, वो बहुत कम थी जितना उस बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरी होनी चाहिए थी। उसकी जब हम एवरेज निकालते मान लो कि 2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी, बट उससे कम थी एवरेज। देखा जब पेड अप कैपिटल जो उसकी होनी चाहिए थी, उससे बहुत ही कम थी। 1948 में तो पूरा वर्स्ट ईयर था। जितने भी बैंक थे, 45 इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे, बहुत सारे बैंक बंद हो गए थे। बैंक डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक मोबिलाइज करता था। लार्जली जो रेंट लेंट करता था वो सिक्योरिटी बेस्ड बोरोर को करता था। इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सिर्फ ट्रेड और इंडस्ट्री को ही बोरो वो मनी को उधार देता था वो कमर्शियल बैंक। और वो सिक्योरिटी मांगता था। तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री को ही सिर्फ लोन देता था उस समय। इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की करनी है। तो आपको पता है कि उस समय ना उन्होंने 5 साल के प्लान बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान। 1951 से प्लानिंग कमीशन जो पाने बनाई थी, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करा था, 5 ईयर प्लान बनाने कर दिए थे। 5 ईयर प्लान से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है कंट्री की। और 1950 1951 में 430 कमर्शियल बैंक थे उस समय। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्टिव करा कि प्लानिंग करनी है। और दीज कमर्शियल बैंक फेल्ड हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव। कमर्शियल बैंक ने तो वो ऑब्जेक्टिव जो थी कि सोशल ऑब्जेक्टिव था हमारा कि भैया सोसाइटी का भला करना है, बट वो हो ही नहीं पाया भला। कमर्शियल बैंक वो फेल हो गए। सो बैंक वर कंट्रोल बाय बिजनेस हाउस। उस समय बैंक जो कंट्रोल करते थे, बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते थे। तो वो बहुत ज्यादा फेल हो गए थे कि वो कॉटेज इंडस्ट्री गरीब लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे थे। वो सिर्फ पैसा दे पाते थे जो अमीर लोग हैं। तो ये गड़बड़ थी उस समय कि बैंक जो है वो सारे के सारे, एक तो कैपिटल कम थी बहुत ज्यादा, बैंक के पास पैसा ही नहीं था। और पैसा देती थी, लैंड किसे करती थी, ट्रेड और इंडस्ट्री पर्पस के लिए। जो आम आदमी है, गरीब लोग है, जहां पर पैसा एक्चुअल में चाहिए लगाना है कोई इंडस्ट्री में, वहां देती नहीं थी पैसा। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज। गवर्नमेंट ने कहा कि तो नेशनलाइज करेंगे। नेशनल मतलब राष्ट्र बैंक बना देंगे, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए बैंक पे। पब्लिक सेक्टर बैंक बना देंगे कि पब्लिक आम जनता के लिए काम करे, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। उस समय नेशनलाइज करा, 14 मेजर बैंक को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया विद अ डिपॉजिट बेस ओवर 50 करोड़। डिपॉजिट उन्होंने 50 करोड़ का रखा कि भाई बैंक को, और नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट उन्होंने 50 करोड़ का होना चाहिए। और उस 14 मेजर बैंक को पकड़ा गया और नेशनलाइज कर दिया। तो देखो, तो फर्स्ट बैंक जो नेशनलाइज हुआ था वो हुआ था रिजर्व बैंक। रिजर्व नेशनलाइज का मतलब जहां पर गवर्नमेंट ने बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया, यानी कि गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होगा बैंक पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहला 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज करा था सबसे पहले तो। फिर नेशनलाइज एक इंपीरियल बैंक है इंडिया का, जो कि कन्वर्जन कर दिया उसका बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया। और वो जुलाई 1955 में हुआ था, सबसे पहला बैंक यही था कमर जो जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया था। फिर कन्वर्जन 8 मेजर स्टेट एसोसिएट जो बैंक होते हैं, स्टेट एसोसिएट बैंक थे, उसको सब्सिडरी बैंक में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम समझेंगे सब्सिडरी बैंक क्या होते हैं 1959 में। फिर नेशनलाइज करा 14 अदर इंडियन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक का मतलब जो जिसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो 1969 में 14 इंडियन शेड्यूल बैंक को नेशनल करा। फिर नेशनल 6 और बैंकों कर दिया 1980 में। तो ये नेशनल से वर्क कर रहा था सबसे पहले 1949, फिर 1955, फिर 59, 69, फिर 80 में हुआ। एट प्रेजेंट देर आर 26 26 आज शेड्यूल बैंक है पब्लिक सेक्टर में। और 19 बैंक उसमें से नेशनलाइज हो रखे। शेड्यूल बैंक वर्क करते हैं, यानी कि जो रूल्स है फॉलो करते हैं, उसमें से 19 बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड है। पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज हमने जो करा था वो वाले बैंक है। ठीक है।
तो 26 शेड्यूल बैंक है पब्लिक सेक्टर में, उनमें से 19 बैंक ऐसे हैं जो कि नेशनलाइज हो रखे हैं, जो पहले करे थे हम, उसका हिस्सा है 19 बैंक। ठीक है, तो ये अब हम समझते हैं एक एक करके कि बेसिकली ये सब क्या चीजें हैं, और आपके सामने एक फिगर दिखाता हूं। देखो, 1969 में 14 जो बैंक थे जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर था, उसको नेशनलाइज करा था 1969 में। देखा, हमने देखा था ना 14 नेशनल बैंक को करा था। तो देखो, ये है 14 नेशनल बैंक जो एक्चुअली में नेशनलाइज हुए थे 19 जुलाई 1969 में। इसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक के नाम सुने होंगे आपने, देना बैंक, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल था उसमें, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सब सारे थे। फिर 15 अप्रैल 1980 में जो 6 और बैंक को नेशनल करा था ना, और वो थे ऐसे बैंक जिसका 200 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट बेस है, यानी कि पब्लिक ने डिपॉजिट 200 करोड़ से ऊपर करा रखा है। तो वो ये बैंक थे, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल था उस समय, और विजय बैंक। ये बैंक थे जिनको बाद में करा नेशनल, जिसका डिपॉजिट भी 200 करोड़ से ऊपर था। ठीक है, तो देखो, एसबीआई और उसकी 5 एसोसिएट थे उसके जैसे, एसबीआई और 5 एसोसिएट थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर और इशू हुआ फरवरी 2017 को, अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 जब बना था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके एसबीआई के ना कुछ ऐसे अंडरटेकिंग थे, यानी कि उनका कंट्रोल था इन बैंक पे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारे बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट थे, जिसमें एसबीआई का कंट्रोल था। इसी को सब्सिडरी बोलते हैं, आप समझ लो। ठीक है, पटियाला, हैदराबाद, ये तो उन्होंने क्या करा कि ये ट्रांसफर कर दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दो। अलग अलग बैंक नहीं रह गई है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं, हम इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप उसको ट्रांसफर कर दो। तो 1 अप्रैल 2017 को ये ट्रांसफर हो गए सारे। जैसे कि भारतीय महिला बैंक है, उसको मर्ज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही। ठीक है, ताकि वो वुमेन पे ज्यादा रीच करे, महिला बैंक था वो। पंजाब नेशनल बैंक ने एक्वायर कर लिया न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1983 में। ऐसे अभी बहुत सारे बैंक भी, जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं यहाँ पर भी, जो इसमें 14 लिखे हुए हैं उसमें से। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हो चुका है, सब बहुत सारे बैंक यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। तो ये मर्ज हो चुके हैं भाई, बहुत सारे बदलता रहता चीजें, लेकिन अभी हम फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे, टॉपिक पे रहेंगे फिलहाल। वो नहीं पढ़ रहे अभी फिलहाल कि मर्ज कौन कौन से इसमें से हुए, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। देखो 1959 में जो कह रहा था ना कि 8 मेजर एसोसिएट बैंक, जो वो सब्सिडरी बैंक में कन्वर्ट कर दिया, तो 8 मेजर एसोसिएट्स यानी कि उसके जैसे ही, उसी का कंट्रोल होता है बैंक में, उसी के बैंक, वो सब्सिडरी बैंक बना दिए गए थे 1959 में। वो आपका हो गया था। ठीक है, तो देखो, सब्सिडरी बैंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सब्सिडरी बैंक क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, एक सब्सिडरी जो कंपनी होती है, वो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है, वो बेसिकली पेरेंट कंपनी होती है, यानी कि मेन कंपनी होती है। वो अपनी जो सब्सिडरी कंपनी उसकी कैसे बनेगी, अगर वो उस कंपनी का 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लेती है, तो वो उसकी कंपनी वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो वो जैसा कहेगी वो वैसा वर्क करेगी। लेकिन एफिलिएट यानी कि एसोसिएट को एफिलिएट बैंक भी बोलते हैं। एसोसिएट बैंक तब बनेगा आपका जब पेरेंट कंपनी उसका 20 से 30% स्टेक खरीद लेगी, 20 से 30%। तो वो फिर एसोसिएट बैंक बन जाएगा, तो उसके लिए काम करेगा, लगभग उसके जैसा ही काम करेगा, उसके वो सर्विस प्रोवाइड करेगा वैसे ही। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एसोसिएट बैंक थे जो कि बाद में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही मर्ज हो गए। ठीक है, तो स्टेट बैंक ये सारे थे, एसोसिएट थे उसके, एफिलिएट थे, यानी कि उसी के रिलेटेड वर्क करते थे, सारी सर्विस वैसे ही प्रोवाइड करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। तो आप बात करते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या मतलब, क्या एक्चुअल मतलब क्या हुआ नेशनलाइजेशन का? तो नेशनलाइजेशन का मतलब ये है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट एसेट्स, जो प्राइवेट बैंक थे, उनको टेक ओवर कर लेती है और पब्लिक ओनरशिप में ले आती है। ठीक है, दैट इज नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल आता है। तो नेशनल रेफर टू एन एक्ट ऑफ टेकिंग एन इंडस्ट्री और एसेट इनटू द पब्लिक ओनरशिप में जब ले आती है उसे, तो प्राइवेट के बाद में जाता है, पब्लिक के बाद आ जाता है। इट इज अपोजिट टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं सारा कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट को दे देते हैं।
इट मीन्स द बैंक विच वर अर्लियर इन प्राइवेट सेक्टर ट्रांसफर कर देते हैं पब्लिक सेक्टर में, जिसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर के लिए। उस समय आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट पास करी थी 21 जुलाई 1969 में, जब ये नेशनलाइजेशन हुआ था। तो सोशल वेलफेयर यानी कि बैंक लोगों की भलाई के लिए काम करे, छोटे छोटे एग्रीकल्चर स्मॉल विलेज इंडस्ट्री को फायदा दे, वहां फंड्स दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। बट प्राइवेट बैंक तो है अपने बारे में सोचता है, ये दिक्कत थी। प्राइवेट मोनोपोली से कंट्रोल हटा पाए। पहले बैंक सारे कंट्रोल प्राइवेट बिजनेस हाउसेस कॉर्पोरेट फैमिली करती थी, बड़े बड़े लोग। लेकिन अब मोनोपोली हटानी पड़ेगी, उन्होंने सोचा कि अब सोशली डिजायरेबल सेक्शन को क्रेडिट प्रोवाइड करा जाए, पैसा दे, तो वो वाला बैंक हो। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग को एक्सपेंड करा जाए। बैंकिंग जो है वो अलग अलग लोगों के पास जाए, अलग 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 विलेज, छोटे छोटे विलेज में भी जा पाए, वहां पर उसके ब्रांचेस खोले। तो उसके लिए नेशनल करा। रीजनल इम्बैलेंस ना हो। अर्बन, पहले रूरल अर्बन एरिया में बैंक ज्यादा होते थे, रूरल में नहीं होते थे, तो अब रूरल में भी खुले। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो। एग्रीकल्चर सेक्टर, अलाइड एक्टिविटी, उससे वो ज्यादा कंट्रीब्यूटर नेशनल इनकम का है, तो वहां पर पैसा ज्यादा चाहिए। तो नेशनल की वजह से वहां पर फंड ज्यादा दे, तो इसलिए नेशनल जरूरी है। बैंकिंग हैबिट को डेवलप करा जाए। इंडिया में 70 पॉपुलेशन रूरल थी, तो इसीलिए उस समय बैंकिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए भैया पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा खोले गए, ताकि लोग बैंक में ज्यादा, अब काम बैंक में ज्यादा पैसा रखे। मोनेटाइजेशन इशू था, कमर्शियल बैंक जो थे वो पैसा डिपॉजिट करते थे पब्लिक से, और दे आर इन पोजीशन टू ब्रिंग चेंज इन सप्लाई मनी। वही पोजीशन थी उसकी कि वो पब्लिक सप्लाई मनी, पूरे मनी से सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज पैसा सारे पब्लिक कहाँ लग रही है, बैंक में लग रही है। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट पावर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए, वरना प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, मनी सप्लाई को बिगाड़ देगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी पूरी कंट्री में तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा तो उस पर मनी सप्लाई वो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए सोच रही है। बट प्राइवेट सेक्टर सोचेगा नहीं लोगों की भलाई के लिए, इसीलिए। तो ये सारे रीजन थे। इंटीग्रेशन का इशू भी था, कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, तो वो सारा मॉनेटरी कंट्रोल करता है, आपको पता है। बट कमर्शियल बैंक वाज स्टार्टेड प्रॉफिट के लिए, सिर्फ स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए सेंट्रल बैंक को डिफिकल्टी थी कि वो पॉलिसीज को फॉलो कैसे करवाए कमर्शियल बैंक से। तो इसीलिए कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि बैंक हमारे साथ काम करे, सेंट्रल बैंक चाहता था कि भाई हमारे साथ वो पॉलिसी को फॉलो करे, तो उसके लिए नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। समझ आ रही बात? तभी तो हमारी बात सुनेंगे सारे बैंक वो। अब बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन के आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। कुछ लोग नेशनलाइजेशन के साथ थे, कुछ लोग नहीं थे। तो आर्ग्यूमेंट फॉर नेशनलाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर नेशनलाइजेशन। तो अब बात करते हैं पहले सबसे पहले लोग साथ साथ क्या थे। तो भैया लोग बहुत साथ थे, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती थी। तो लोग चाहते थे कि लार्ज प्रॉफिट जो है वो बैंक ना कमाए, वो गवर्नमेंट पे रहे। नेशनलाइजेशन जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का, और डिपॉजिट ज्यादा करवाएंगे। तो ये ज्यादा बेनिफिट हुआ नेशनलाइजेशन से, तो नेशनल बहुत जरूरी था। इकोनॉमिक पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, इंडस्ट्रीज के कुछ हाथ में ना रहे, गवर्नमेंट के हाथ में रहे। और प्राइस लेवल को स्टेबल करने का बहुत जरूरी था, कि भाई अगर मैंने जैसे आपको बताया मॉनेटरी सप्लाई जो था ना, मैंने आपको बताया था ना कि भैया यहां पर जो मनी सप्लाई है वो किसके हाथ में था। मनी सप्लाई भैया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, तो वो प्राइवेट सेक्टर तो मनी सप्लाई सोचेगा नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए मोनेटाइजेशन इशू वाला पॉइंट है। डाइवर्सिफाई करने के लिए, ताकि लगा जगह जगह पे बैंक पहुंचे, प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग दे, उसके लिए नेशनल बहुत जरूरी था। वेस्टफुल एक्टिविटी ना करे, बैंकिंग ऑफिस रूरल सेक्टर में खुले, उसके लिए नेशनल बहुत जरूरी है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में है। ठीक है। आपको पता है जैसे कि आगे वही लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगी, वही सारे पॉइंट है। सोशलिज्म को ज्यादा फॉलो करे, कम्युनिटी की बन सोचे, प्रॉफिट मोटिव ना हो, टैक्स इवेजन से बचे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर टैक्स इवेजन ज्यादा करता है। बैंकिंग सर्विस को स्टैंडर्डाइज करा जाए, एक जैसा करा जाए। पब्लिक ओनरशिप कंट्रोल ज्यादा हो, जिससे वो एक कॉमन मैन के बारे में सोचे, आम आदमी के बारे में सोचे। तो ये सारे वही पॉइंट है जो आप बड़े इंपॉर्टेंट, सारे बेसिक से पॉइंट है, कि भाई लोगों की भलाई के में सोचे, बैंक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करे, इससे नेशनलाइजेशन जरूरी है। लेकिन अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट जो नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो क्या आर्ग्यूमेंट थे। तो आप ध्यान से देखो, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है,
पॉलिटिकल पर्पस वही हो गया ना कि भाई सरकार आ गई है बीच में। अब सरकार, आपको पता है, अगर सरकार, हमने क्या करा, सभी बैंक को क्या करा, पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर दे दिया, और अगर सरकार ही गंदी निकली तो क्या करेगी? तो क्या लोगों की भलाई का सोचेगी वो? नहीं, वो राजनीति करेगी। तो वो सरकार ज्यादातर राजनीति करती है, लोगों को दिखाने के लिए, देखो हमने बैंक, हमारे पर्पस है, हम ये सब बातें दिखाने, दिखावा के लिए होती है कि हम आपके लिए भलाई भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोग राजनीति करते हैं। ये राजनीति की वजह से गड़बड़ हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई कर लेगी बैंक में, तो वो प्रोडक्टिव पर्पस की जगह राजनीति खेलेगी वहां से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिगिनिंग ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, कि अगर 90% जो है बैंक रिसोर्सेज जो है वो ज्यादातर अननेसेसरी यूज होते हैं। तो इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ पावर, अगर पावर आरबीआई के पास जाएगी, बैंक उसको बोला स्टेट कंट्रोल करेगी, तो बिगिनिंग ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म नहीं आएगा, बल्कि स्टेट कैपिटलिज्म आ जाएगा। यानी कि अब कंट्रोल किसका आ गया? पहले कंट्रोल था प्राइवेट का, अब कंट्रोल कुछ लोगों का भी अभी भी आ गया, यानी कि आरबीआई का, गवर्नमेंट का, इनका कंट्रोल आ गया। तो अभी भी तो कैश सोशलिज्म नहीं हो रहा है, यानी कि लोगों की भलाई की, मतलब सबका कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, अभी भी कुछ ही लोगों का कंट्रोल है। अभी भी पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है बैंक की रिसोर्सेज को यूज करने की, सबकी सबके पास पावर नहीं है। तो सोशलिज्म किसे कहते हैं? जहां पर भैया आपका गवर्नमेंट जो है सबके बारे में सोचे, सबका कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ पर हिस्सा ज्यादातर गवर्नमेंट का ही रहेगा, 51% स्टेक गवर्नमेंट का ही रहेगा यहाँ पर। स्कोप ऑफ इनएफिशिएंसी, आपको पता है बैंक जो है अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट की हालत क्या है? गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, प्राइवेट सेक्टर तब भी ध्यान देता है, वो प्रॉफिट की बार सोचेगा, तो बैंक को एफिशिएंसी से काम करेगा, खर्चा कम करेगा, पैसा ज्यादा कमाएगा। बट ये काम ऐसा नहीं करेगी, इनएफिशिएंसी, करप्ट, भ्रष्टाचार ज्यादा चलेगा, भ्रष्टाचार बहुत होता है। कस्टमर सर्विस अट्रैक्टिव नहीं होती अगर गवर्नमेंट बैंक होता है तो। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता नहीं है, इनएफिशिएंसी से काम करते हैं, ढंग से कोई काम ही नहीं करता। कस्टमर सर्विस तो भूल ही जाते हैं लोग, बैंक गवर्नमेंट वाले। दिक्कत ये है। और कस्टमर के अकाउंट सीक्रेट खोल लेते हैं वो, लोगों को दिखाने के लिए। और एस दे में फोर्स, और वो जानबूझ के विड्रॉ के लिए फोर्स करते हैं कि डिपॉजिट से, और said they may be forced to withdraw their deposit and go to some bank in private sector and foreign bank। तो नेशनल जो इंडियन बैंक, बड़े बड़े इंडियन बैंक का जो है वो जानबूझ के करते हैं, और वो क्या करते हैं, इंडियन बैंक का डिपॉजिट्स फॉरेन बैंक में ले लेते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, तो जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो वो जानबूझ के करते हैं सब चीजें। तो इसलिए कस्टमर का जो सीक्रेसी है अकाउंट में वो नहीं रहती। ये जानबूझ के क्या करते हैं बहुत सारे बैंक, वो विड्रॉ जानबूझ के फोर्स करते हैं कि आप अपना डिपॉजिट यहाँ से निकालो और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक में लगा दो। तो क्या फायदा फिर वो बैंक में? तो इसलिए वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा वरी होते हैं, और डर लगता है कि भाई इस बैंक कस्टमर अकाउंट का जो है हमारा सीक्रेट रहेगा भी नहीं रहेगा। ब्रांच एक्सपेंशन, भैया रूरल बैंक में हम कहते हैं कि ब्रांच खोलो, बट कि प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, इट हैज टू गो बाय बिजनेस प्रिंसिपल एंड सेटिस्फाई इट्स। न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए वो सोचना पड़ता है कि वहां पर फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही नेशनलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। पब्लिक सेक्टर बैंक भी तभी खोलेंगे तब उसको पब्लिक सेक्टर बैंक का फायदा हो, लॉस में थोड़ी जाएगा बैंक। अगर रूरल बैंक में खोल दिया, कोई डिपॉजिट नहीं करा रहा है, कोई फायदा क्या? तो इसलिए ये भी गड़बड़ होगी। वो कह रहा है कि पब्लिक ब्रांच एक्सपेंशन प्राइवेट बैंक से ज्यादा हो पाएगी, नेशनल से नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक प्रॉफिट कमाने सोचता है। तो वो कैलकुलेशन लगाएगा कि यहाँ खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए। कंपनसेशन का बर्डन होता है कि भैया पेमेंट ऑफ हैवी कंपनसेशन देनी पड़ती है कभी बार शेयर होल्डर को जिन्होंने पैसा लगाया। फाइनेंशियल बर्डन आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि पैसा लगा रहे हैं तो पैसा वापसी देना पड़ेगा, ठीक है, जिसने मेरा पैसा लगाया शेयर होल्डर को। तो नेशनल की वजह से इनकम नहीं जनरेट होती गवर्नमेंट की, दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट पैसा लगाती है और भी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, तो कंपनसेशन का बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, पैसा वापसी देना है। और पैसा कमाएगा नहीं अगर बैंक, तो पैसा वापसी कैसे देगी? तो ये दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी नेशनलिज्म की वजह से फायदा ही हुआ स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल ट्रेडर को, ये लिखा हुआ है। भैया जितना मर्जी हम इंजाम लगा ले, लेकिन फायदा ही हुआ है। और कुछ अचीवमेंट की बात करेंगे अब, बहुत हमने बुराई कर ली, अब कुछ अचीवमेंट की बात करते हैं।
कि नेशनलाइजेशन की वजह से फायदा एक्चुअल में अचीवमेंट क्या क्या आई, ब्रांच एक्सपेंशन बढ़ी। हम जितना मर्जी कहते हैं कि ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करते हैं, चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, बट हुए हैं बैंक, बहुत सारे गांव गांव में बैंक है अब। तो इसलिए नेशन की वजह से बहुत सारे टॉप कमर्शियल बैंक्स रूरल इंडिया में भी जा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट बहुत बढ़ा है, 200 टाइम के लगभग बढ़ गए। तो इसकी वजह से बैंक की लोन कैपेसिटी देने की बढ़ गई है। क्रेडिट एक्सपेंशन बढ़ा है, देखो इसी से पॉइंट लिंक हो रहा है। जब डिपॉजिट से तो लोन देती है वो, तो डिपॉजिट बढ़ा है तो लोन भी बढ़ गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज जब पैसा आता है, गवर्नमेंट पैसा आता है बैंक के बाद, तो वो सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेती है और वहां से फिर पैसा कमाती है। प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे मैं बताया एग्रीकल्चर उस समय ज्यादा रोल प्ले कर रहा था, तो एग्रीकल्चर, रोड, रिटेल, जहां पर ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वहां पर इन्वेस्ट करती है, वहां पर लोन देती है। सोशल बैंकिंग, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए कमर्शियल बैंक वहां पर पैसा देती है। डिफरेंशियल इंटरेस्ट स्कीम, तो बैंक क्रेडिट जो है वो वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम निकाली, यानी कि उन लोगों को लोन रेट जो है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम देगी, 4% के लगभग देगी, जो वीकर सेक्शन है। इंपॉर्टेंस स्मॉल कस्टमर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी थी बैंक, क्योंकि पहले स्मॉल कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रही थी, जो छोटे इनकम वाले लोग हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, तो अब सारे बैंक फोकस करने लग गए कि अब छोटे लोगों को फोकस करना है, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं बैंक। और डाइवर्सिफिकेशन आ गई, हम जितना मुझे कहते डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ था, बट डाइवर्सिफिकेशन आ गई है, क्योंकि भैया बैंक अब हर जगह पे आ रहे हैं। 1969 के बाद तो भैया ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, अब नए नए फंक्शन ला रही है, बैंकिंग में नई नई सर्विस दे रही है। अब तो ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, बाहर जाके ब्रांचेस खोल रही है बैंक की, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी अब बैंक आ रहा है, क्योंकि पहले नहीं था। अब बैंक नेशन के बाद प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है, क्योंकि बैंक तभी टिक पाएगा जब प्रॉफिट भी होगा बैंक में। ये नहीं है कि सिर्फ लोगों की भलाई की सोचे, सेफ्टी बढ़ रही है, आरबीआई बहुत टाइट कंट्रोल कर रही है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट के लिए स्कीम भी आजकल बहुत सारे निकाल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, कि अनएम्प्लॉयड को स्कीम दे, उसके लिए वहां पर योजना जो अलग अलग बनती है, जो उन सारी योजना पे पैसा दे बैंक। समझ आ गई बात सारी? आ गई, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दिए, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती है अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।